नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और देखते ही देखते इस पाठशाला के 10वें सेशन पर 10वीं क्लास पर हम पहुंच चुके हैं। और आप इस पाठशाला को कितना पसंद करते हैं ये बिल्कुल हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख पा रहे हैं। और पसंद करें भी क्यों ना, इस पाठशाला के प्रोफेसर जो है वो है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी, जो कि हमें बड़े ही आसान शब्दों में वायदा बाजार, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमें लगता था, अब आसानी से सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है या आज का जो टॉपिक हम समझने की कोशिश करें वो निफ्टी। बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। निफ्टी क्या है? इंडेक्स है। और बेसिकली इंडेक्स क्या होता है थोड़ा सा वो बता दूं। क्योंकि कई बार आप कहते हैं कि बाजार कैसा है, हाँ। बाजार अच्छा है या खराब है। तो बाजार में तो हजारों स्टॉक लिस्टेड हैं जी, राइट। तो कैसे पता चलेगा कि बाजार अच्छा है या खराब है? तो बाजार अच्छा है या खराब उसको देखने का तरीका क्या है? फिर उसका तरीका है एक इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? कुछ शेयरों को मिलाकर एक क्लब करके एक साथ एक आपके पास कंबाइंड वैल्यू आ जाए जी, उसको इंडेक्स कहते हैं। तो निफ्टी भी एक इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी का नाम है निफ्टी 50 जी। आमतौर पर हम 50 छोड़ देते हैं, लेकिन उसका असली नाम निफ्टी 50 है, ठीक है। तो फिर नाम से पता चल जाता है निफ्टी मतलब उन 50 शेयरों का इंडेक्स जो आपको ये बताता है कि ये 50 शेयर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सब मिलकर किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये निफ्टी है। और निफ्टी एनएसई में लिस्टेड 50 शेयरों का है। और हर एक्सचेंज का अलग अलग इंडेक्स हो सकता है। जैसे कि बीएसई का सेंसेक्स सबसे पुराना और फेमस है, वो 30 शेयरों से बना हुआ है। लेकिन कभी आपने ऐसा थोड़ी सुना है सेंसेक्स 30, नहीं ना। हाँ। खाली सेंसेक्स नाम आता है। नेस्डेक 100 है, नेस्डेक में 100 शेयरों का इंडेक्स है। तो हर देश का, हर स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग इंडेक्स हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो वायदा कारोबार के लिहाज से पॉपुलर इंडेक्स है वो है निफ्टी जी, यानी कि 50 शेयरों का इंडेक्स। ये सिंपल है, जिसे हम बोलते हैं निफ्टी 50। हाँ। लेकिन यही 50 शेयर्स क्यों? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि यही 50 शेयर क्यों। क्योंकि पहली तो ये कि एक्सचेंज ने डिसाइड किया कि हम 50 शेयर रखेंगे। इसमें 50 शेयर से ज़्यादा मानसिए ना 50 कंपनियों का आपको सोचना चाहिए कि निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, हाँ। शेयर नहीं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक्सेप्शन है। एक बार ऐसा भी हुआ है जब निफ्टी में 51 शेयर हो गए। निफ्टी 50 से वो 51 हो गया। हाँ, लेकिन वो निफ्टी 50 ही रहा। क्यों? क्योंकि शेयर 51 थे, कंपनियां 50 ही थी। अब आप कहेंगे ये कैसे जी। तो टाटा मोटर्स नाम तो सुना है आपने जी। टाटा मोटर्स निफ्टी का हिस्सा थी। टाटा मोटर्स का डीवीआर, वो थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म है, हम कभी आगे और उसको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन वो एक और अलग तरह का शेयर जो बाजार में लिस्टेड है आज भी है। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों निफ्टी का हिस्सा बन गए और इस वजह से 51 एग्जैक्टली। लेकिन कंपनियां 50 क्योंकि है तो टाटा मोटर्स ही, हाँ। शेयर है 51। अच्छा, तो टाटा के अम्ब्रेला के अंडर एक जो कंपनी है उसे ऐड किया टाटा मोटर्स डीवीआर। लेकिन अब आज की तारीख पे निफ्टी में 50 शेयर हैं जो निफ्टी का हिस्सा है, और ये 50 शेयर मिलकर निफ्टी को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अनिल जी ये 50 शेयर्स जो हैं, जैसे कभी भी हम कोई ग्रुप या कोई हेड बनाते तो उसका क्लासिफिकेशन होता है। इन 50 शेयर्स का क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? कोई हेड है या कोई क्लासिफिकेशन डिवीजन है जिस हिसाब से ये 50 शेयर्स बने? तो 50 शेयर्स एक ही ग्रुप के, मतलब एक ही तरह के सेक्टर के तो नहीं होंगे? अलग अलग सेक्टर के हैं, कई सारे सेक्टर्स के हो सकते हैं, कई सारे सेक्टर्स के ना भी हों। कुछ सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें ज़्यादा शेयर हों जिनके, मसलन 6 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, मसलन 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर हैं, मसलन रियल एस्टेट का एक भी शेयर नहीं है। अच्छा, हाँ, जबकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने रियल एस्टेट में लगाया हुआ है। लेकिन कोई भी रियल एस्टेट कंपनी अब इतनी बड़ी नहीं बची जो निफ्टी का हिस्सा हो, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो ही। कुछ सेक्टर हो सकते हैं, कुछ सेक्टर्स के ज़्यादा शेयर हो सकते हैं, कुछ सेक्टर्स के कम शेयर हो सकते हैं। तो ये वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं। तो लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि एक ही सेक्टर के तो नहीं होंगे। आईटी भी होंगे, मेटल भी होंगे, बैंक्स भी होंगे। अब बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स भी होंगे, पीएसयू बैंक्स भी होंगे, ऑयल एंड गैस कंपनियाँ होंगी, टेलीकॉम कंपनियाँ होगी, फार्मा कंपनियाँ होगी। तो अलग अलग सेक्टर की कंपनियाँ होती है, लेकिन कुल मिलाकर निफ्टी में होती 50 कंपनियाँ। अब आपका जो एक सवाल है कि ये निफ्टी बनता कैसे है जी,
वो मैं बता दूं। देखिए, निफ्टी की शुरुआत हुई थी, और ये निफ्टी क्यों बता रहे हैं वो भी मैं बता दूं। लोगों को लगेगा हम वायदा कारोबार की बात करते करते निफ्टी में कहाँ पहुंच गए। क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्यूचर अगर कोई है तो वो निफ्टी का फ्यूचर है जी। इसलिए पहले निफ्टी के फ्यूचर को हम आपको समझाएं, उससे पहले आपको निफ्टी समझना ज़रूरी है। अगर आप निफ्टी समझेंगे ना तो निफ्टी का फ्यूचर आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं निफ्टी बता दूँ। निफ्टी 50 शेयरों से बना है। इन 50 शेयरों की वैल्यू कैसे निकलती है? मसलन निफ्टी में इस वक्त जब हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला शेयर है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी। सबसे कम वैल्यू वाला है यूपीएल या डॉक्टर रेड्डीज। टीसीएस 7 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये 35,000 करोड़ के आसपास का है यूपीएल। सबसे तो आप मजबूत देखिए, और सबसे कमजोर। हाँ, मजबूत कमजोर नहीं कहेंगे, सबसे भारी भरकम और सबसे कम वजन वाली कंपनी एक तरह से। एक और आप देखिए, नीचे नीचे 35,000 करोड़ की कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 35,000 करोड़ है, यूपीएल। दूसरी तरफ उससे 20 गुना बड़ी 7 लाख करोड़ की कंपनी है। इतना फर्क है, निफ्टी के 50 स्टॉक्स में ही इतना फर्क है। और एक चीज़ बताऊं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है मानसी, वो ये है कि निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं, ये पूरी 50 कंपनियां मिलाकर इनकी वैल्यू अगर आप गिने ना, तो ये बाजार का लगभग 2/3 जो मार्केट कैप है, टोटल बाजार की जो वैल्यू है उसकी 2/3 यानी कि 65-66% वैल्यू सिर्फ इन 50 कंपनियों की है। अच्छा, तो काफी सारा निफ्टी से ही जुड़ा हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जहां आपके पास 65% वैल्यू वाली कंपनियां हैं तो मार्केट का मूड का अंदाजा तो आपको लग ही जाएगा ना। इसीलिए निफ्टी में वो 50 कंपनियां हैं। अब ये इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो 50 कंपनियां हैं, हर एक कंपनी की अलग वैल्यू है। जैसे मसलन टीसीएस 7 लाख करोड़ का है और यूपीएल 35,000 करोड़ का, तो हर एक की वैल्यू सेम तो नहीं होगी जी। जिस कंपनी की जितनी वैल्यू है सबकी वैल्यू गिन लो, उस वैल्यू को गिनने के बाद 50 से डिवाइड कर दो। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच है, निफ्टी की जो वैल्यू गिनी जाती है ना, वो गिनी जाती है फ्री फ्लोट के बेसिस पर। थोड़ा मुश्किल है, नहीं, सवाल ही हो गया ये तो। सवाल ही हो गया। अब फ्री फ्लोट क्या है? देखिए, अगर कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में शेयर होल्डर कौन कौन होते हैं? एक तो प्रमोटर है, हर कंपनी में प्रमोटर तो होता ही है आमतौर पर। कोई L&T ITC जैसी छोड़ दे जहाँ प्रमोटर नहीं है और प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, बट अदरवाइज प्रमोटर होते ही हैं, राइट? तो शेयर होल्डर सबसे बड़े प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर के अलावा फिर दूसरे शेयर होल्डर होंगे, जिसमें कोई रिटेल होगा, जिसमें कोई आपका फंड्स होंगे, FIs होंगे, बैंक्स होंगे। तो फ्री फ्लोट का मतलब ये कि जितने प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है उसको तो कर दीजिए अलग। कि मतलब कोई सरकारी कंपनी जिसमें 75% हिस्सेदारी सरकार की है, तो उसका फ्री फ्लोट बचा 25%। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि आमतौर पर जब निफ्टी का वेटेज कैलकुलेट करते हैं हम कि इस कंपनी का वजन निफ्टी में कितना होना चाहिए, तो जो फ्री फ्लोट है वही गिना जाता है। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हम आमतौर पर ये मानकर चलते हैं कि प्रमोटर अपनी कंपनी का शेयर बेचने नहीं आएगा, और वो शेयर जनरली रोज रोज ट्रेड नहीं होता बाजार में। तो जो शेयर रोज ट्रेड होता है उसके बेसिस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाई जाए। ओके, तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग को अलग कर दो, और जो बची हुई है उस शेयर होल्डिंग को आप फ्री फ्लोट मानेंगे, और उसके बेसिस पर आप उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे। कि हो सकता है इस केस में ITC L&T का मार्केट कैपिटलाइजेशन भले वैसे कम हो, लेकिन फ्री फ्लोट होने की वजह से बढ़ जाता है। TCS में मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी 75% अगर प्रमोटर के पास है तो उतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। सरकारी कंपनियों में भी ऐसा हो सकता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो निकाला जाता है वो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को हटाकर फ्री फ्लोट के बेसिस पर निकाला जाता है। और जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है सारी 50 कंपनियों का, उन्हें जोड़ दिया जाता है, और फिर उन्हें आप 50 से डिवाइड करते हैं और इंडेक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला है उसका भी, जो हम आगे बताएंगे। चलिए, तो फिर आज हमने सीखा कि निफ्टी क्या है और फ्री फ्लोट क्या है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है आगे जो सर हमें बताएंगे उस पर हम नजर करेंगे, और साथ ही निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ भी हम बढ़ेंगे, क्योंकि सवाल यहाँ पर थोड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है, और इस पाठशाला में हम वायदा बाजार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे साथ जुड़े हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, निफ्टी के बारे में हम सीख रहे हैं, उसके बाद निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन निफ्टी जो है ये
इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या मतलब निफ्टी अगर 10,800 आज है तो क्या ये कभी एक अंक था? ना, एक नहीं था, 1,000 था। 1,000 हाँ, था। 1,000 से शुरुआत हुई। और ये शुरुआत हुई एक्चुअली, वैसे निफ्टी 1996 से ट्रेड होना शुरू हुआ, लेकिन इसका बेस ईयर जो था वो 1995 था। ठीक है। तो 1995 में निफ्टी की जो 50 कंपनियां थी उनकी बेस वैल्यू मान ली गई 1,000 रुपये। हालांकि उस समय उन 50 कंपनियों की वैल्यू जो होती थी वो 2 लाख करोड़ के आसपास होती थी। ठीक है। उस 2 लाख करोड़ को अब आप देखिए, सिंपल चीज है, अब आप पूछेंगे 2 लाख करोड़ थी तो 1,000 क्यों कर दी? हाँ, है ना, सवाल आना चाहिए ना मन में। ऐसा था तो 1,000 ही क्यों शुरुआत की? अब अगर 2 लाख करोड़ की वैल्यू और 2 लाख करोड़ के इंडेक्स बनाया जाए तो इंडेक्स मतलब गिनने में ही पसीने आ जाएंगे भाई। मुझे लगता है वो शुरुआत थी तो फिर लोग तो बहुत ज्यादा मतलब इंडेक्स बढ़ते ही जाएगा ना। अब आप फर्ज कर जस्ट देखिए, जब 1995 में निफ्टी बना तो निफ्टी की 50 कंपनियां मिलकर 2 लाख करोड़ की थी, और आज खाली एक टीसीएस 7 लाख करोड़ की है। अच्छा, है ना। तो 1995 से 22 साल में, 23 साल में आप देखिए कितनी वैल्यू बढ़ गई। तो उस समय जब ये 50 कंपनियां थी, इन 50 कंपनियों के मार्केट कैप था 2 लाख करोड़ के आसपास का, और उनको मिलाकर जो इंडेक्स बनाया वो बेस बन गया एक तरह से 1,000 का। ओके। तो आप ये देखिए 2005 में जो निफ्टी 1,000 पॉइंट की थी, आज 10,800 के आसपास की है जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 10,800 11,000 के आसपास की है। तो 11,000 की, यानी कि आप देखिए 1995, 2005, 2015, यानी कि 23 साल में 11 गुना हो गई निफ्टी। और क्या ऐसे कह सकते हैं कि तब वो 50 कंपनियों की जो वैल्यू थी आज वो एक कंपनी की वैल्यू हो रही है उस हिसाब से? नहीं, वो एक अलग चीज है, वो आपके इंडेक्स में दिख रही ना भाई। वो जो 50 कंपनियों की वैल्यू जब 1,000 थी वो 11 गुना हो गई। आप ऐसा देखिए। ठीक है, कैसे? अब आज अगर आपको निफ्टी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 50 कंपनियां तब भी थी, 50 कंपनियां आज भी है जी। राइट। आज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है सारी 50 कंपनियों का, फ्री फ्लोट के बेसिस पे, जो हमने पिछले एपिसोड में बताया था, पिछली क्लास में बता दिया। हाँ, तो वो फॉर्मूला बता देता हूँ। समझिए सारी कंपनियों का जो भी वैल्यू है फ्री फ्लोट वाली, वो निकाल लीजिए, टोटल कर लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए उस दिन के जब निफ्टी, हाँ, जब निफ्टी ने शुरुआत की थी उस दिन से डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 1,000 कर लीजिए, आपका फॉर्मूला निकल कर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपका आज का निफ्टी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। हालांकि मैं एक चीज़ बताऊं, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, ये आपकी समझ के लिए कि आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, निफ्टी की वैल्यू 1995 में 1,000 थी, आज 11,000 के आसपास है। तो निफ्टी की कंपनियों की वैल्यू, कंबाइंड वैल्यू आज की तारीख में 11,000 है, अगर आप बेस 1995 का मान के चलते हैं तो ये निफ्टी का फ्री फ्लोट के बेसिस पर एक फॉर्मूला है जो आप कह सकते हैं कि जिसके बेसिस पर निफ्टी की हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड कैलकुलेशन होती है। सिंपल। ठीक है, लेकिन निफ्टी में जो अलग अलग कंपनियां हैं, जो शेयर्स हैं, क्या ये समय समय पर बदलते हैं या फिक्स रहते हैं? बिल्कुल बदलते हैं, और कहते हैं ना वो परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ। वैसे ही परिवर्तन निफ्टी का भी नियम है। साल में 2 बार आमतौर पर निफ्टी की रीबैलेंसिंग की जाती है। जैसे आप कह रहे हैं कि बदलते रहते हैं, जी हाँ, साल में 2 बार की जाती है। इसे सेमी एनुअल कहते हैं, यानी कि साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में ये देखा जाता है कि क्या निफ्टी में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो साल में 2 बार ये बदलाव किए जाते हैं, और जैसे ये बदलाव होते हैं तो उसके बाद आप ये मार्च का महीना और सितंबर का महीना, इसकी जो वायदा कारोबार की एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी हमने समझा दिया पहले ही। जी जी। हाँ, नहीं, अगर आपको याद नहीं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। हम हर महीने के हाँ, आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होती है, और अगर गुरुवार को छुट्टी हुई तो उसके छुट्टी का बराबर याद है मानसी को। देखो ये तुम परफेक्ट स्टूडेंट हो, एकदम छुट्टी याद रखती हो। तो मार्च का महीना और सितंबर का महीने की जो भी एक्सपायरी होती है उसके नेक्स्ट डे से, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि अप्रैल और अक्टूबर की सीरीज जिस दिन से शुरुआत होती है उस दिन निफ्टी के बदलाव लागू किए जाते हैं, और ये पहले से आपको महीना पर पहले बता देता है एक्सचेंज कि ये बदलाव निफ्टी में होने वाले हैं। ठीक है, तो निफ्टी में डेफिनेटली बदलाव होते हैं, शेयर अंदर आते भी हैं, शेयर बाहर निकलते भी हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरिया। अच्छा, तो ये रीबैलेंसिंग कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है, अगर परफॉर्मेंस खराब है, कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं, उसके क्राइटेरिया अलग है। जानना चाहते हैं? जी। मुश्किल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है। 6 क्राइटेरिया है। 6 क्राइटेरिया? निफ्टी में कोई भी शेयर अंदर या बाहर होता है, उसके 6 क्राइटेरिया। कैसे? सबसे पहले तो ये है कि जो निफ्टी में वही कंपनी आ सकती है जो हिंदुस्तान की कंपनी है। अच्छा। जो हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है वही कंपनी
निफ्टी में आ सकती हैं। मसलन समझिए, आज हमारे हिंदुस्तान के कई सारे शेयर बाहर रजिस्टर्ड, बाहर ट्रेड होते हैं, जैसे इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, इनके एडीआर जीडीआर ट्रेड होते हैं ना। कल को कोई फेसबुक, कोई गूगल भी तो हिंदुस्तान में आके लिस्ट हो सकता है जी, हो सकता है ना, लेकिन वो निफ्टी में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो इंडियन कंपनी नहीं है। तो वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इंडिया की कंपनी होनी चाहिए, वही निफ्टी का हिस्सा बन सकती है। तो पहली कंडीशन तो ये है, वो इंडिया की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो कंपनी जो टॉप 100 शेयर हैं निफ्टी के या एनएससी के कह दें, जिसको निफ्टी 100 इंडेक्स भी बोलते हैं, उनमें आमतौर पर ये 100 शेयर आ ही जाते हैं। उन 100 शेयरों में से वो शेयर हो सकते हैं जो वायदा कारोबार का हिस्सा है। अगर कोई स्टॉक वायदा कारोबार में नहीं है तो वो निफ्टी में नहीं आ सकता। मतलब निफ्टी में जो भी स्टॉक्स है वो सारे वायदा कारोबार का हिस्सा है। हाँ, परफेक्ट। इसको देखने का तरीका ये भी है कि जो निफ्टी के स्टॉक है वो हमेशा वायदा कारोबार में होंगे ही होंगे, और जो शेयर वायदा कारोबार में नहीं है वो निफ्टी का हिस्सा बन ही नहीं सकता। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी बताऊं, जो थोड़ी मुश्किल है। कुछ लिक्विडिटी के क्राइटेरिया है। लिक्विडिटी का मतलब ये कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो उस शेयर में आराम से सौदा हो, आपका सौदा करने में मुश्किल ना हो, इतने बायर सेलर हर वक्त रहे। उसका एक फॉर्मूला है जो कि 6 महीनों के अलग अलग बेसिस पे निकाला जाता है कि अगर 6 महीने में आप 10 करोड़ का ऑन एन एवरेज ट्रेड हमेशा हो रहा है तो आधा % से ज़्यादा की इम्पैक्ट कॉस्ट ना आए। उतना आपको डीप में जाके समझने की ज़रूरत नहीं, जो समझते हैं उनके लिए। तो एक लिक्विडिटी का क्राइटेरिया है तीसरा नंबर। चौथा नंबर मार्केट कैपिटलाइजेशन का है। हर एक कंपनी नहीं आ सकती निफ्टी में। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि उसकी साइज़ बड़ी होनी चाहिए, वही आ सकती है। तो एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का ऐसा होना चाहिए जो उसको निफ्टी में ला सके। कैसे? जैसे अब निफ्टी में 50 तो ऑलरेडी है जी। अब कोई 51वां वाला बोले मुझे घुसना है अंदर, तो घुसेगा कब? कोई बाहर निकलेगा तब तो ना, है ना? जब कोई एक निकल जाए, कोई अगर है ना, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, यूपीएल पीछे पीछे लटके हुए लास्ट 47, 48, 49, 50 नंबर पे, वो रडार पर है। हाँ, और कोई दूसरी कंपनी सोचे कि मैं घुस जाऊं इसकी जगह, तो फिर वो कैसे घुसेंगे? उसके घुसने का तरीका ये है कि जो आखिरी कंपनी है निफ्टी में 50वें नंबर की, उसे गिराओ। और गिराने का फॉर्मूला है कि आपकी साइज गिराने के लिए उससे 1.5 गुना बड़ी होनी जरूरी है जी, तो ये आप घुस सकते हैं, अदरवाइज नहीं घुस पाएंगे। 1.5 गुना बड़ी होनी चाहिए। हाँ, जिस कंपनी को एंटर करना है निफ्टी में, तब जाके आप घुस सकते हैं। वो भी 6 महीने का फॉर्मूला है। और एक और चीज है, हाँ, इसमें एक रिलैक्सेशन है। अगर कोई नई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, पब्लिक इश्यू, और उसको घुसना है तो 3 महीने में भी घुस सकती है। उसके लिए 6 महीने का रिकॉर्ड होना जरूरी नहीं है। और छठा फॉर्मूला ये है कि जो उसकी ट्रेडिंग फ्रिक्वेंसी है, मतलब पिछले 6 महीने में वो कंपनी हर रोज ट्रेड होनी चाहिए। वो तो होती है, अब इतनी बड़ी कंपनी तो उसमें ट्रेडिंग तो रोज होनी है। तो ये 6 अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर कोई स्टॉक निफ्टी के अंदर आ सकता है। इन 6 क्राइटेरिया को अगर आप इसमें से एक भी पूरा नहीं करते हैं, जगह नहीं मिलेगी निफ्टी में। 6 के 6 होने चाहिए। चलिए, तो दमदार 6 निफ्टी के क्राइटेरिया। किसी कंपनी अगर उसके ये क्राइटेरिया है तो तभी वो निफ्टी में एंटर कर सकती है। इससे आगे हम निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे, और इस पाठशाला के इस चैप्टर पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वहां पर पहुंचते चले जा रहे हैं। और इस चैप्टर को हमें समझाएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। मुश्किल तो नहीं हो रही? पिछली कुछ क्लासेस में थोड़ा सा हमने ज्ञान ज्यादा दे दिया। नहीं, लेकिन मैं क्राइटेरिया एकदम पढ़ के आई हूँ। अगर आप तो बोले मैं टेस्ट भी दे सकती हूँ। किसी को भी दर्शक को ये लगे कि थोड़ा मामला मुश्किल है, हाँ, तो उसको रिवाइज कर ले हमारे। हाँ, एक चीज पक्की है कि F&O की ये क्लास है ना, जरूरी नहीं कि एक बार में समझ में आ जाए। हाँ, आसान नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, रिवीजन। तो आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हमारे सारे एपिसोड्स हैं, एक बार फिर से देख लें। वीकेंड पर हम आधा घंटे के शो बनाकर डालते ही हैं, एपिसोड तो वो देख लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। और इसी बीच मतलब एक भी सेशन मिस ना करें, क्योंकि मिस हो जाएगा तो थोड़ी सी मुश्किल कनेक्ट। बिल्कुल तो ये जैसे आप दवा खा रहे हो, हाँ तो मिस करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, वैसा ही है। ठीक है, तो शेयर बाजार में फ्यूचर्स कितनी तरह के, ये तो जानना है मुझे। लेकिन ब्लू चिप, ये मैं बहुत बार सुनती हूँ, ब्लू चिप स्टॉक्स के जो कहते हैं। हाँ, ब्लू चिप में निवेश करो, ट्रेड करो। वो अब ब्लू चिप मतलब क्या है कि जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, अच्छा, बड़ी कंपनियां हैं जिनका कारोबार बढ़िया है, प्रोमोटर अच्छे हैं, उनको जनरली आमतौर पर ब्लू चिप कहते हैं। ठीक है, हाँ, अब वो क्यों कहते हैं ब्लू चिप ये तो नहीं पता, लेकिन ब्लू चिप कहते हैं। देखिए, ब्लू चिप हुआ, हेवी वेट्स, कई बार बोलते हैं ना, हेवी वेट्स में आज बड़ी खरीदारी हो रही है। हाँ।
अब बहुत लोग सोच रहे हैं हेवीवेट्स मतलब ये क्या क्या हेवीवेट्स है, प्रोमोटर का वजन ज़्यादा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो बड़ी कंपनियां हैं जी, उन्हीं को ब्लू चिप भी कहते हैं, उसी को हेवीवेट भी कहते हैं, उन्हीं को लार्ज कैप भी कहते हैं। लार्ज कैप कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 30,000 करोड़ से ज़्यादा का हो, उसको लार्ज कैप कंपनियां आमतौर पर कहते हैं। निफ्टी की सारी कंपनियां लार्ज कैप हो गई, या फिर हिंदी में हम कहते हैं दिग्गज, दिग्गज, बाजार के दिग्गज आज बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यही जी। सबसे अच्छा लगता है सुनने में, हाँ, बाजार देखिए, के दिग्गज। हाँ, बाजार के दिग्गज तो हमारी लैंग्वेज सबसे बढ़िया है। बिल्कुल ही। कहीं कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। हिंदी इज द बेस्ट, सबसे बढ़िया हिंदी है ना? बिल्कुल। तो बड़ी आसानी से समझ में आती है। हाँ। तो बेसिकली जो दिग्गज कंपनियां हो, लार्ज कैप हो, ब्लू चिप हो, हेवीवेट्स हो, ये सारा का सारा मतलब ये कि अच्छी क्वालिटी की कंपनियां जो साइज में बड़ी है, जिनका बिजनेस आप देखते हैं और जिनके बारे में अच्छी खासी रिसर्च आपको मिल जाती है। आमतौर पर ये कंपनियां बुरी नहीं होती, अच्छी होती है। उन्हें आप ब्लू चिप्स भी कह सकते हैं, हेवीवेट्स भी कह सकते हैं, लार्ज कैप्स कह सकते हैं। चलिए, तो फिर ये तो ब्लू चिप बाजार के दिग्गज कंपनियों के बारे में हमने जाना, लेकिन शेयर बाजार में फ्यूचर्स कितनी तरह के होते हैं? आमतौर पर दो तरह के, एक इंडेक्स फ्यूचर्स और दूसरे स्टॉक फ्यूचर्स। अब इनके अंदर 50 तरह के और हो सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए दो तरीके के हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर वो जो किसी न किसी इंडेक्स पर आधारित है, और स्टॉक फ्यूचर्स हो जो किसी न किसी शेयर पर आधारित है। स्टॉक फ्यूचर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स की चूंकि हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, और वहीं से हमने पिछले सेगमेंट्स में आपको बताया भी, क्लासरूम में बताया भी कि निफ्टी क्या है। निफ्टी समझाने की ज़रूरत ही इसीलिए पड़ी कि निफ्टी एक इंडेक्स है और इंडेक्स के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, उनमें सौदे होते हैं। तो इस वक्त अगर आप बाजार में देखें तो सबसे पॉपुलर इंडेक्स फ्यूचर जो है वो निफ्टी है, जिसको निफ्टी फ्यूचर्स बोलते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बाद वो बैंक निफ्टी है, जिसको निफ्टी बैंक फ्यूचर्स हम बोलते हैं। उसके बाद जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग होती है वो आईटी इंडेक्स में होती है, तो निफ्टी आईटी बोलते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो 9 अलग अलग इंडेक्स लिस्टेड है जिनमें ट्रेड होती है, और कुछ फॉरेन इंडेक्स भी, जैसे फुटसी, डाउ। आप चाहे तो नहीं, हिंदुस्तान में आप चाहो तो डाउ फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकती हैं। हिंदुस्तान में अमेरिकी बाजार के हमारे फ्यूचर? यहाँ एनएससी पर लिस्टेड है। वो अलग बात है कि ज़्यादा वॉल्यूम नहीं तो लोग करते नहीं है। फुटसी का इंडेक्स ट्रेड होता है। तो बेसिकली लंदन के, अमेरिका के इंडेक्स हमारे यहाँ ट्रेड होते हैं। हमारे इंडेक्स भी सिंगापुर में होते ही ना। एसजीएक्स निफ्टी क्या है? हाँ, सिंगापुर एक्सचेंज निफ्टी, उसका शॉर्ट फॉर्म एसजीएक्स निफ्टी है। तो इंडेक्स कहीं भी ट्रेड हो सकता है, बशर्ते कि वो परमिशंस वगैरह वाला मामला हो। तो इस वक्त 9 इंडेक्स हमारे यहाँ लिस्टेड है निफ्टी में, अलग अलग, कोई मिड कैप, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग। लेकिन जो ट्रेडिंग जिनमें होती है ज़्यादातर वो निफ्टी है, नंबर 2 बैंक निफ्टी, और थोड़ी बहुत आईटी इंडेक्स में। तो ट्रेडिंग के लिहाज से ज़्यादा लिक्विड यही है, लेकिन लिस्टेड सारे हैं, और कुछ फॉरेन इंडेक्स भी हमारे यहाँ लिस्टेड है। तो इनको हम इंडेक्स फ्यूचर्स कहते हैं। अच्छा, तो मतलब इन सबसे ज़्यादा काम जहाँ होता है वो ये 9-10 है आपने बोला, मतलब, और ये अलग सबसे ज़्यादा अलग काम तो दो में होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, बस। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा काम होता है। अच्छा, तो इंडेक्स फ्यूचर्स मतलब थोड़ा डिटेल में बताएं कि फ्यूचर्स की वैल्यू अगर निकालनी है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, ये अच्छा सवाल है। इंडेक्स फ्यूचर की वैल्यू कैसे निकलेगी? हाँ, जैसे इंडेक्स की निकलेगी। मसलन निफ्टी क्या है? 50 शेयरों का इंडेक्स है जी। वो 50 शेयर ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं वो आपके सामने आता रहता है हर वक्त। तो जब आप निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी के इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जो वैल्यू निफ्टी के इंडेक्स की है उसके आसपास, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे हो सकती है, लेकिन उसके आसपास ही निफ्टी फ्यूचर्स की भी वैल्यू होगी। करेक्ट? समझ गए आप, या थोड़ा और समझो? थोड़ा और आसान। निफ्टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने पिछली बार आपको बता दिया जी। और आपको एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज हर वक्त आपको निफ्टी ट्रेड करके आपकी स्क्रीन पर दिखाता है। एक्सचेंज की साइट पर लाइव आपको मिलता है, ब्रोकर की साइट पर मिलता है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेड करते हैं तो आपकी साइट पर हमेशा निफ्टी का वैल्यू आपके पास आता रहता है। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको निफ्टी स्पॉट लेवल या कैश लेवल जिसको बोलते हैं, जो निफ्टी का लेवल आ रहा है उसको है ना आम बोलचाल की भाषा में निफ्टी स्पॉट कहते हैं या निफ्टी कैश कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं ताकि कैश और फ्यूचर का आपको फ़र्क पता चले। तो उसके बेसिस पर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं और फ्यूचर की जो प्राइस है वो कैश मार्केट की निफ्टी के आसपास ही होती है। मसलन निफ्टी अगर 10,840 पर ट्रेड कर रहा है स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में, तो फ्यूचर में 10-20 पॉइंट प्रीमियम या 2, 5, 10, 15 पॉइंट डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। अच्छा, थोड़ा सा ही हाँ, प्रीमियम या डिस्काउंट थोड़ी थोड़ी हो सकती है जो हम आगे आपको बताएंगे।
आने वाली क्लासेस में कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स डिस्काउंट या प्रीमियम में क्यों ट्रेड करता है। जी। आमतौर पर ये सारे इंडेक्स जो भी हैं, जो कैश मार्केट की प्राइस है उससे थोड़ी प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं हमेशा। तो फ्यूचर में आमतौर पर दाम, अगर कैश में समझिए निफ्टी 10,850 ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है वहाँ 10,870, 10,875 हो, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा ऊपर रहेगा बस। तो आपको एक चीज समझ लेना है, फ्यूचर की प्राइस क्या होगी, वो फ्यूचर की प्राइस कैश मार्केट की प्राइस से पता चलती है, और कैश की प्राइस हमेशा आपके सामने होती है। जी बिल्कुल। अनिल जी, जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ निफ्टी में ही ज्यादातर ट्रेड होता है, तो सारे इंडेक्स में क्यों ट्रेड नहीं होता है फिर? हाँ, ये भी बात इंटरेस्टिंग है, क्यों नहीं होता, इसका जवाब कैसे दिया जाए। मानसी, सिंपल है, देखिए ये लोगों की चॉइस है कि उन्हें किस में ट्रेड करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोग बाजार का मूड जानने के लिए सेंसेक्स की तरफ देखते हैं कि सेंसेक्स कितना ऊपर नीचे है, लेकिन जब ट्रेड करने का नाम आता है तो सेंसेक्स के फ्यूचर ट्रेड करने के बजाय निफ्टी के फ्यूचर्स में ज़्यादा ट्रेड होता है। एक्चुअली क्या है, जो भी इंडेक्स पॉपुलर होता जाता है उसमें ट्रेडिंग का मूड जिन लोगों का ज़्यादा बनता है। अब हुआ क्या, सेंसेक्स के फ्यूचर्स लेट शुरुआत हुए, निफ्टी के फ्यूचर्स पहले हो गए, तो लोग वहाँ ट्रेड करना शुरू कर दिए। तो होता क्या है, एक बार जैसे पहले आपकी ट्रेड करने की आदत पड़ जाती है तो वहाँ वॉल्यूम होने लगता है, लिक्विडिटी आने लगती है, तो वॉल्यूम को खींचता है, तो फिर लोग सोचते हैं चलो ठीक है, यहीं ट्रेड हो रहा है, यहीं काम होता है, यहीं करते रहें। तो ऐसी कोई खास वजह नहीं है, लेकिन अब अल्टीमेटली आप कितने इंडेक्स ट्रेड करेंगे, इरादा तो लोगों का वही है, ट्रेड करना। और अगर जिस किसी का हेजिंग करने का भी इरादा है तो एक इंडेक्स से भी हेजिंग हो जाती है ना जी, तो फिर बार बार अलग अलग ट्रेड करने की ज़रूरत क्या है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर निफ्टी है, और बैंक निफ्टी इसलिए पॉपुलर है कि बैंक निफ्टी में फिर है ना, निफ्टी का 35% हिस्सा लगभग बैंकिंग शेयरों से आता है। SBI है और बाकी 6 आपके सरकारी बैंक हैं, तो इसलिए प्राइवेट बैंक हैं, इसलिए ज़्यादातर पॉपुलर सबसे ज़्यादा निफ्टी है और उसके बाद थोड़ा बैंक निफ्टी। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक इंडेक्स जो लिस्टेड हो उसमें ट्रेड हुई। अब डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर लिस्टेड है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही नहीं डाउ में, तो नहीं है, मैं अपना निफ्टी ट्रेड कर लूँ, बात खत्म। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि सारे इंडेक्स फ्यूचर्स इतने पॉपुलर हुई। सीधा एग्जाम्पल है, निफ्टी इतना पॉपुलर है और सेंसेक्स कम। जी बिल्कुल। तो सवाल तो यही है, फायदा कमाना, और जवाब आपको यही मिलेगा। कैसे? वायदा बाजार F&O की पाठशाला में। आगे हम फ्यूचर मार्केट्स की तरफ बढ़ेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।